हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 13.3 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। इससे पीछे वाले वीडियो तक हम लोग 13.3 के उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे। जितने भी पीछे के वीडियोस हैं सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से सारे वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे फॉर्मूलेज के नोट्स मिल जाएंगे, उसके अलावा सारे क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, सब कुछ आपको लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड कर सकते हो। केवल मैथमेटिक्स ही नहीं, साइंस, सोशल, सभी सब्जेक्ट्स के वहां पर नोट्स आपको अवेलेबल हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने आपको 13.3 के उदाहरण करते समय यह बताया था कि जब भी एक ठोस को पिघला करके किसी दूसरे ठोस में परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है, तो आयतन समान रहता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल से अपने को मतलब नहीं है, अपने को यह चीज क्लियर है कि आयतन हमेशा समान रहेगा अगर एक ठोस को पिघला करके आपने दूसरा ठोस बनाया है। तो यहां पर वही काम हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, गोले को पिघला रहे हैं और बेलन में ढाल रहे हैं, उसको दूसरे शेप में बना रहे हैं उसको। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, यह आपको लिखना है। सबसे पहला काम, यह काम करना ही है। 13वीं प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले डायग्राम बनाना है। दिमाग में फिक्स कर लो, डायग्राम बनाना ही है। मार्क्स है उसके, समझ लो आप। तो मैं यहां सबसे पहला काम डायग्राम बनाने का कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो गोला बनाना है आपको। ये बनाया अपन ने गोला, और उसको बदलना है। किसमें बदलना है अपने को? बेलन में बदलना है। तो बेलन इस तरह का बनेगा लगभग। ये मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। ये बदल दिया है बेलन में। ये गोला कन्वर्ट हो रहा है बेलन में, ठीक है। गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4.2 सेंटीमीटर। ये 4.2 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या है, और बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हाइट h मान लो बेलन की ऊंचाई है। ये अपने को निकालना है कितनी आएगी, ठीक है। निकालने का तरीका यही है कि भाई इसको पिघला करके ये बनाया है, इसका मतलब इसका आयतन और इसका आयतन समान रहेगा। तो आप यहां पर लिखोगे कि गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। बस इतना काम करना है, अपने आप सॉल्व होकर के आंसर आ जाएगा। गोले का आयतन कितना होता है? बहुत सारे क्वेश्चन में हमने यूज लिया है। 4/3 पाई r क्यूब, ये गोले का आयतन है। एक काम कर सकते हैं, गोले की त्रिज्या आप कैपिटल R मान लो, माना गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल R, और माना बेलन की त्रिज्या बराबर स्मॉल r, जो कि 6 सेंटीमीटर है। ये कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल ले लिया, इसको स्मॉल ले लिया, कोई भी ले लो आप। इसको चाहो तो कैपिटल ले लो, इसको चाहो तो स्मॉल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपकी मर्जी है, जो मर्जी लो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां रख रहा हूं मैं कैपिटल R ले रहा हूं अब इसको, क्योंकि गोले को हमने कैपिटल R बोल दिया है, तो यहां पर कैपिटल R लिखना होगा। बेलन का आयतन का फॉर्मूला, ये तो कुछ ज्यादा ही काम आया अपने, लगभग सभी क्वेश्चंस में काम आया था, मान लो। तो ये कितना है अपना? पाई r² h। सबसे बेस्ट बात तो ये है कि यहां पाई से पाई कट रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब यहां मान रख दो, तो 4/3 तो ये है, r क्यूब 3 बार लिखेंगे 4.2 को, तो 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बराबर r²। इसको 2 बार लिख लो, तो 6 गुणा 6 गुणा h, ये लास्ट में रहेगा। अब आप एक काम कर सकते हो कि इन 2 6 को आप नीचे लेके आ सकते हो, क्योंकि ये गुणा में है, इधर आकर के भाग में आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? 4 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बटे 3, तो ये है ही, गुणा ये 6 और 6 ले लो, ये आ गया, और इक्वल में h हो गया, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। एक तो ये पॉइंट हटाओ, 1 0, एक और पॉइंट हटाओ, एक और 0, एक और पॉइंट हटाओ, एक और 0, काम खत्म, पॉइंट्स खत्म। ये देखो, अब आप 6 से ये कट रहा है, 6 7 42 होता है, अगेन 6 7 42 होता है, और ये 3 के टेबल से ये कट जाएगा, 3 का 3, 3 चौकू 12। कितना बन रहा है ऊपर? बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो गई है।
4 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 14 और बटे में 3 जीरो। जीरो की कोई टेंशन नहीं है, वो तो शिफ्ट हो जाएगी आराम से। आप तो ऊपर कैलकुलेट कर लो कि इसको गुणा करने पर कितना आ रहा है। इसको गुणा करने पर आएगा 2744 और बटे में 1000 चल रहा है, बराबर में h है। अगर आप 3 जीरो को शिफ्ट करते हो, भाई जीरो से डिवाइड देना सबसे आसान है। 1 जीरो होती तो यहां पॉइंट लगाते, 2 जीरो होती तो 2 के बाद, 3 जीरो है तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 2.744 सेंटीमीटर हमारे पास h का मान आ जाएगा फाइनल। ये हाइट हो गई इस बेलन की जो गोले को पिघला करके बनाया गया है। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सिंपल आयतन समान करोगे तुरंत आंसर मिलेगा आपको। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। ये कहना चाह रहा है, सिंपल सी बात है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है और एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है। इन तीनों को पिघला करके फिर से नया एक गोला ही बनाना है इनको, और बड़ा बन जाएगा वो, जाहिर सी बात है। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं बना दूं कौन कितने त्रिज्या का है। तो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये अपना 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और ये अपना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का। और जो नया गोला है उसकी त्रिज्या में निकालनी है तो आप इसको r मान लो। ठीक है, तीनों को पिघला करके वो बनाया। तीनों को जोड़ देता हूं मैं, ऐसा करता हूं प्लस साइन लगा देता हूं ताकि अपने को समझने में भी आसानी रहे। इन तीनों को पिघलाया और वो बड़ा बना दिया। होगा क्या, इन तीनों का आयतन बराबर होगा उस वाले के आयतन के, यही होगा। अगर किसी को पिघला करके कुछ नया बना रहे हो तो आयतन समान रहता है। आयतन समान रहता है तो आपको यही लिखना है कि तीनों गोलों का आयतन, कुल आयतन, तीनों गोलों का कुल आयतन बराबर नए गोले का आयतन। ठीक है, अब देखते हैं तीनों गोलों का आयतन। गोले का आयतन होता कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। अभी भी थोड़ी देर पहले हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखा था। तो यह आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब, इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब ही इसका भी होगा। लेकिन एक छोटी सी चीज, सबको आर नहीं लिख सकते ना भाई। सबको आर लिख देंगे तो अलग अलग कैसे होगा। फिर एक काम कर सकते हैं, पहले वाले को आप R1 दे दो भाई। R1 का मान कितना, 6 सेंटीमीटर। दूसरे वाले को आप R2 दे दो 8 सेंटीमीटर के हिसाब से, और तीसरे वाले का नाम आप R3 ले लो 10 सेंटीमीटर के हिसाब से, और यहां पर लिख दो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तीनों गोलों का हो गया काम। पाई लगाना भूल गया क्या मैं, यहाँ पे पाई भी लगा दूं तो ये 4/3 और ये पाई हो गया। ठीक है, और बड़े गोले का आयतन, नए गोले का आयतन 4/3 और पाई आर क्यूब, क्योंकि उसकी त्रिज्या कैपिटल आर मानी है। ठीक है, बेस्ट बात पता है क्या है, बेस्ट ये है कि 4/3 पाई कॉमन आकर के कट जाएगा, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत कम है, बहुत ही कम है ही कुछ नहीं। देखो यहां पर आप 4/3 और पाई कॉमन ले लोगे, बनेगा R1 क्यूब प्लस में R2 क्यूब प्लस में R3 क्यूब, और बराबर में क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और ये 4/3 से 4/3 गया, साथ में पाई से पाई गया, बचा कितना, बहुत थोड़ा। R1 क्यूब मतलब 6 का क्यूब प्लस में 8 का क्यूब प्लस में 10 का क्यूब बराबर में R का क्यूब। अब कैलकुलेशन है, थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ऐसे भी क्या बात है। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो इसको। और 10 का क्यूब 1000, सबसे आसान है तो दुनिया में, जीरो बढ़ानी है बस अपने को। उधर क्या है आर क्यूब, आर क्यूब मैंने यहां लिख दिया। देखो जरा कितना होता है, अगर इन सबको टोटल करोगे तो 1728 के बराबर आएगा, जो कि आर क्यूब के बराबर हो गया। और 1728 एक्चुअल में 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। क्यूब से क्यूब हट जाएगा, आर का मान 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन थी इसमें, यहां पर जोड़ने ओड़ने की थी। और एक ये कि किसका क्यूब है, ये भी तो पता होना चाहिए ना, किसका क्यूब है। तो आप 11, 12, 13 ऐसे करके देखोगे और फिर आंसर लिख दोगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है,
आराम से कर सकते हो, छोटी मोटी कैलकुलेशन थी, क्यूब करना था बस, ये पाई वगैरह ये सब तो वैसे ही हट गए, इतना आसान हो गया काम अपना। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन के बाद नंबर है तीसरा, देखो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कर रहे हैं हम लोग, कुआं खोद रहे हैं, कुएं खोदने से मिट्टी निकली, उस मिट्टी को घनाभ के रूप में जमा रहे हैं। चबूतरा कैसे होता है, चबूतरा घनाभ के आकार का होता है, तो घनाभ बना रहे हैं, मतलब हम लोग कुआं खोद करके, मतलब बेलन खोद करके, मतलब एक बेलन से चबूतरा बना रहे हैं, घनाभ बना रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये रहा एक बेलन जो कुआं खोदने से बना है, और उस बेलन की पूरी मिट्टी किस में लगी, चबूतरा बनाने में। ये पूरा शिफ्ट हो गया इस तरफ, चबूतरा है अपना बेलना का, सॉरी घनाभाकार, तो मैं घनाभ बना रहा हूं यहां पर, और घनाभ आप सबको बनाना तो आता ही है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो एडजस्ट कर लेना, और तो क्या, ये हो गया लगभग। ठीक है, तो बेलन से घनाभ बना रहे हैं, कुआं खोदा, कुएं से निकली मिट्टी, क्योंकि कुआं खोदा, कुआं तो गोल ही होता है, आपने और कोई तरह का कुआं तो देखा नहीं होगा, सारे गोल कुएं हैं, तो बेलन ले लिया, अंडरस्टूड है ना। उसके बाद इसकी सारी मिट्टी हमने चबूतरा बनाने में लगा दी, और चबूतरा कैसे होता है, चबूतरा यूं ही होता है, पूरा घनाभाकार होगा, उस तरह से घनाभ बना दिया यहां पर। दोनों का आयतन समान है, क्योंकि इससे निकली हुई मिट्टी से ही ये बना है, पूरी की पूरी इसके अंदर की मिट्टी से ये बना है, इसका मतलब दोनों का आयतन समान रहेगा। बस इतना सा काम करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में। व्यास 7 सेंटीमीटर और 20 मीटर गहरा, व्यास तो इसका 7 सेंटीमीटर दे रखा है, इस बेलन की बात चल रही है, तो 7 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी 7 मीटर व्यास है, और ये 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है, काफी गहरा है, और इधर के लिए बोला गया है कि एल अपने को 22 मीटर है, बी अपने पास 14 मीटर है, और एच हाइट अपने को बतानी है, नहीं दिया हुआ, बताना है अपने को, बहुत आसानी से बता देंगे हम लोग। हम लोगों को बस इतना करना है, दोनों का आयतन समान कर दो। आप यहां लिखोगे कि बेलन का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन। सिंपल सा, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, घनाभ का आयतन एल गुणा बी गुणा एच, सिंपल फॉर्मूले सबके। पाई का मतलब 22/7, आर, हाँ भाई ये 7 मीटर जो आई है ये व्यास है ना कि त्रिज्या है, तो आर कितना हो जाएगा 7/2 मीटर। अगर त्रिज्या चाहिए तो आधा कर दो व्यास का, तो आधा करेंगे तो यहां लिखा जाएगा 7/2, फिर से लिखा जाएगा 7/2, और एच 20 मीटर बराबर में एल 22, बी 14 और ये एच। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, ये गया, ये 11 बार हो गया, और 7 से नहीं इसको काट लो 10 बार ये हो गया, और बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, मज़ा ही आ गया यार। देखो ये 7 से ये भी 2 बार कट रहा है, ठीक है, और 11 से ये भी 2 बार कट रहा है, बड़े मज़ेदार कैलकुलेशन हो गई। ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है, टोटल यहाँ पर 10 बचा है, और उधर 2 दूना 4 एच बचा है, बस इतना ही बचा है। तो एच कितना आ गया, एच यहाँ पर 4 डिवाइड में दोगे तो एच आ जाएगा 10/4 मीटर, 10/4 मीटर मतलब 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। और चबूतरे इतने ही होते हैं, चबूतरों को कोई 10 मीटर ऊंचा थोड़ी मंजिल थोड़ी खड़ी करनी है, चबूतरे 2.5 मीटर इतने होते हैं, 2 मीटर 2.5 मीटर 1.5 मीटर लगभग इतने ही बनते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सोचो आप कितनी कम कैलकुलेशन है, और ये बड़ा क्वेश्चन बन करके आएगा, अच्छा क्वेश्चन बन करके आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चौथा देखो आप। अब ये आया थोड़ा दमदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करने में, ध्यान से देखेंगे इसको। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बांध का मतलब वो पानी का बांध मत समझ लेना आप, यहाँ बांध ये थोड़ी सी हुआ क्या है कि इंग्लिश वाली बुक्स थी सीबीएसई की, उनको हिंदी में रूपांतरित किया है, तो ये बड़ी उल्टी सीधी हिंदी में रूपांतरित कर दिया इन्होंने।
एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो आप। कुआं खोदा है भाई, ये रहा कुआं, ये हमने खोदा, 14 मीटर तक का कुआं खोद दिया, ये है 14 मीटर, ठीक है, ये थोड़ा छोटा पड़ गया, 14 मीटर तक का कुआं खोदा, कुएं से निकली मिट्टी, मिट्टी को चारों तरफ फैलाते गए, चारों तरफ कुएं के फैला दिए और गोलाकार रूप में फैलाई, मिट्टी निकाली चारों तरफ, यूं निकाली, यूं निकाली, यूं निकाली, यूं निकाली, चारों तरफ निकाली, गोलाकार रूप में फैला दी कुएं के चारों तरफ। समझ रहे हो बात को? मतलब ये तो एक बेलन है ही, इसके चारों तरफ और बेलनाकार पट्टी बन गई, पूरी चबूतरा बन गया, लेकिन गोलाकार। जैसे आपने देखा हो गांव में पीपल के पेड़ या किसी बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरा नहीं बना देते हैं, गोल सा, गोल ही बनाते हैं वो मोस्टली। तो जो गोल चबूतरा है ना, एक तरीके से एकदम सेम वो चीज है, बस बीच में कुआं है उसके। तो गोल चबूतरा बना है, तो मैं एक बार बना देता हूं किस तरह का बना हुआ है। ये लगभग इस तरह का है, ये थोड़ा सा यूं बना हुआ है और इसकी कुछ कुछ हाइट है, ये कुछ हाइट तक बना हुआ है। मैंने डायग्राम बड़ा गंदा बनाया, मुझे ऐसा महसूस हो गया भाई, अंतरात्मा से मुझे ऐसा महसूस हो गया है, आप लोग भी देख के महसूस कर ही रहे हो, डायग्राम बड़ा गंदा बनाया है, लेकिन आप भावनाओं को समझो, है ना। थोड़ा जितना ठीक मेरे से हो सकता है एक बार कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बस सिचुएशन इतनी सी है, कुआं खोदा, चारों तरफ मिट्टी लगाई, चारों तरफ मिट्टी लग गई, बस बीच में मिट्टी नहीं रह सकती वरना कुएं में वापस चल जाएगी, इतनी सी बात है। मिट्टी कहाँ कहाँ है? मिट्टी ये ग्रीन ये ब्लू वाले पोर्शन में है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। और ये भरी है, मिट्टी से भरा है पूरा, ये पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, बीच में नहीं है, बीच में से भले ही हटा दो, यहाँ से हटा दो एक बार, बस बाकी सब जगह चारों तरफ ही है, चारों तरफ कवर कर रखा है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? अच्छा क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन। हमें बोला गया है कि भाई समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और उसकी डायमेंशन भी दे रखी है। अपने को फिलहाल तो वैसे एच निकालना है, इस बांध की ऊंचाई या इस चबूतरे की ऊंचाई समझ लो, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है वो एक बार अपन लिख लेते हैं। व्यास 3 मीटर, इसका 3 मीटर व्यास है कुएं का, कुआं खोदा है और 14 मीटर की गहराई है कुएं की, ये 14 मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक ये 14 मीटर है, ठीक है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, 4 मीटर चौड़ी वलय है ये, कुल 4 मीटर है चौड़ाई इसकी। मतलब कुएं का अगर व्यास देखो तो 3 मीटर है और इस चबूतरे का व्यास अगर देखोगे तो 11 मीटर है। ये सिचुएशन है, ठीक है। अब इसने हाइट निकालने को बोला है इस चबूतरे की, कैसे निकाला जाए भाई? सिंपल सी बात है, चबूतरा किससे बना? चबूतरा बना है जो कुएं से मिट्टी निकली है, या कह लो कि कुएं के आयतन से चबूतरा बना है, कुएं की मिट्टी से चबूतरा बना है। मिट्टी कहां से आई? कुएं के अंदर से आई। मतलब ये जो कुएं के अंदर की मिट्टी है, इस बेलन का जो आयतन है उसी से ये चबूतरा बना है, तो बेलन का आयतन बराबर उस चबूतरे का आयतन, या फिर कह रहा हूं कि कुएं का आयतन बराबर बांध, बांध शब्द इस्तेमाल लिया है इसने, तो जो बुक में शब्द इस्तेमाल लिया है वही मैं ले रहा हूं। तो कुएं का आयतन बराबर आ जाएगा उसके चारों तरफ बनने वाले बांध का आयतन, और उससे आप आराम से एच निकाल सकते हो, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। मैं एक बार लिखता हूं, फिर करेंगे कैसे करना है देखते हैं एक बार। पहले तो आप लिखोगे कि भाई कुएं का आयतन, कुएं का आयतन बराबर बांध का आयतन, बांध का आयतन। दोनों बेलनाकार हैं, ये अच्छी बात है, दोनों बेलनाकार हैं, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, देखो माना, यहां लिखता हूं मैं, माना कुएं की त्रिज्या, माना कुएं की त्रिज्या जो है बराबर है किसके? R1 सेंटीमीटर के, जो कि कितनी होगी? कुएं की त्रिज्या 3 मीटर इसका व्यास है, तो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी कुएं की त्रिज्या। 3/2 बोल दो या 1.5 बोल दो, जो आपको ठीक लगे वो बोल सकते हो। कुएं की त्रिज्या के बाद में माना बांध की त्रिज्या, बांध की त्रिज्या को हम R2 सेंटीमीटर बोल देते हैं, जो कि 11 टोटल है।
एक काम करो, इसको भी पॉइंट्स में निकाल ही लो ना, क्यों फालतू इसको इतना लंबा लेके चलेंगे। ये आप लिख लो 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गई अपनी। अब आगे कुएं का आयतन, वो तो फिक्स है क्योंकि कुआं बेलनाकार है, तो उसका आयतन हम आराम से निकाल लेंगे। कितना आएगा? वो आएगा पाई आर स्क्वायर एच। एक और छोटी सी बात, इसको हमने स्मॉल एच दिया है, इसको आप कैपिटल एच मान लो। कुएं की ऊंचाई कैपिटल एच जो कि ज्यादा है, और बांध की ऊंचाई आप स्मॉल एच मान लो, ठीक है। ऐसा ही इसमें भी कर सकते थे हालांकि त्रिज्या के लिए भी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। इसको हम कुएं की कैपिटल एच ले रहे हैं तो इसको कैपिटल एच ले लो, और ये त्रिज्या R1 ले रहे हैं इसकी, तो R1 ले लो इसको, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, आर की जगह कुएं की त्रिज्या R1 है, कुएं की ऊंचाई h है कैपिटल में, तो वो लिखा हुआ है। उस तरफ का है मेन। बांध का आयतन कैसे निकालोगे? बांध किस तरह का है, ध्यान से समझो इस चीज को। बांध बनाया यूं बेलनाकार ही है हमने, चारों तरफ कुएं के चारों तरफ से मिट्टी खोदी और वापस से बेलनाकार हमने बांध बना दिया, तो बेलनाकार ही बांध है। तो ध्यान से देखो, बांध की भी आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही यूज लोगे, लेकिन बांध इस तरह का है। बांध ये है, ये अंदर का आइटम नहीं है, उसके अंदर ये आइटम हटाना है, हमें केवल इधर का आइटम लेना है, ये बीच का आइटम हटाना है। तो हमें क्या करना होगा, पूरा का पूरा बाहर का आयतन, बाहरी बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन। आप क्या लिखोगे? बाहरी बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो ध्यान से वापस से, ये बाहर के बेलन का आयतन, लेकिन वो तो ज्यादा आएगा, और क्योंकि हमने बीच की मिट्टी तो हटा रखी है तो उसका आयतन तो हटाना पड़ेगा ना, वो तो उसमें काउंट हो गया बाहर के बेलन में। आपने जो बेलन लिया हुआ है, मान लो ये मेरे पास में बेलन है और ये भरा हुआ है, ये इतना भरा हुआ है, बीच का हट गया है, तो हम बाहर के बेलन का आयतन माइनस, अगर बीच में कुछ खड्डा हो रखा है तो उसका आयतन हटाना पड़ेगा ना। यहां बीच में खड्डा है, चबूतरे में कुएं वाला खड्डा है, तो उस खड्डे का आयतन हटाना पड़ेगा ना। तो आंतरिक बेलन का आयतन इसलिए हटाया है बाहर के बेलन के आयतन में से। तो क्या बनेगा उस केस में? उस केस में आप इसको लिख पाओगे पाई R1 स्क्वायर एच बराबर, ध्यान से देखना है, बाहरी बेलन का आयतन मतलब बांध की त्रिज्या काम में आएगी उसमें, जो कि आएगी पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, ऊंचाई तो यही काम आएगी, और R2 माइनस आंतरिक बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ऊंचाई अभी भी एच ही काम आएगी, क्योंकि हमें तो इतने से ही मतलब है, हमें पूरे से मतलब ही नहीं है, हम केवल इतने का ही आयतन निकालना चाह रहे हैं, नीचे का हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर हम बांध के आयतन की बात कर रहे हैं तो, और बांध की ऊंचाई इतनी है, तो बाहरी बेलन की भी ऊंचाई इतनी है और आंतरिक बेलन की भी ऊंचाई इतनी ही मानेंगे, क्योंकि उतना ही हटाया हुआ है। नीचे कितना भी उससे मतलब नहीं है, हमें तो बांध से मतलब है, बांध जितने तक का मतलब है उस तरफ, तो हमने स्मॉल एच ही लिया है, बस यहां पर आंतरिक त्रिज्या R1 ले ली। तो कितना बन जाएगा यहां से, यहां आप थोड़ा सा ध्यान दो तो पाई कॉमन आकर के कट जाएगा, R1 स्क्वायर कैपिटल एच बराबर पाई R2 स्क्वायर स्मॉल एच भी कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन है, एच कॉमन है, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बचेगा, इतना बचेगा। और आप यहां से पाई हटा सकते हो, बेस्ट बात यह है। और क्या मान रखोगे, देखो R1 का मान है 1.5 गुणा 1.5, ये तो R1 स्क्वायर हो गया, गुणा H 14 बराबर स्मॉल एच निकालना है, R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा 1.5 गुणा 1.5 गुणा 14 बराबर H गुणा, ठीक है, 1.125 मीटर। आप इसको काट पीट करके देख लेना एक बार, ये अपना फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो 1.125 मीटर की हाइट बन जाएगी उस चबूतरे की, या कह लो बांध की, जो कुएं के चारों तरफ बनाया हुआ है कुएं की मिट्टी को निकाल करके, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करो इसको, इंपॉर्टेंट लगाओ,
बार बार रिवाइज करो, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। मजा ही आ गया। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। क्या सिचुएशन है, मैं एक बार पहले डायग्राम से बताऊंगा और उसके बाद प्रैक्टिकली बताऊंगा कि डेली लाइफ में ऐसा कब होता है। डेली लाइफ में ऐसा होता है, आप सभी ने देखा है, ये चीज सबने देखा है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन है, ये रहा बेलनाकार बर्तन, और ये आइसक्रीम से एकदम खचाखच भरा हुआ है। हमको इससे आइसक्रीम के कोन बनाने हैं। कोन इस तरह के होते हैं, ये यूं, और इसके ऊपर अर्धगोलाकार और रहता है। ये कोन इस तरह के होते हैं लगभग। ऐसे कई सारे बनाने हैं, मतलब एक दो नहीं, कई सारे कोन इससे भर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा बर्तन है। अब इससे हमें ये कोन में आइसक्रीम्स भरनी है। कितने कोन में हम भर सकते हैं ये अपने को बताना है इसमें। तो होता कब है ये प्रैक्टिकली, आपने कभी देखा हो तो जो आइसक्रीम बेचने वाले लोग होते हैं, जो लोग आइसक्रीम बेचते हैं, तो बहुत सारे इस तरह के होते हैं जो सॉफ्टी बना करके, सॉफ्टी बोलते हैं मतलब हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो हमारे यहाँ सॉफ्टी बोलते हैं। तो सॉफ्टी में आइसक्रीम भरते हैं। वो किस तरह के होता है उसका बर्तन, तो वो उनके पास जो अंदर फ्रीजर होता है, उसको अगर खोलोगे तो उसमें वो, थोड़ा सा ध्यान से देखना उसको, आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो, मैंने तो देखा है, क्योंकि वो बेलनाकार डब्बे ही होते हैं, बड़े बड़े डब्बे होते हैं, और वो बेलनाकार होते हैं, एकदम फिक्स बेलनाकार होते हैं, कुछ हेर फेर नहीं होती, एकदम सीधे बेलन होते हैं। वो 2-3 तरह की उसमें आइसक्रीम रहती है, और उसमें से एक वो कप सा होता है निकालने का, आइसक्रीम निकालने का ही होता है कुछ, जो क्या पता क्या बोलते हैं उसको, उसमें से निकाला, कोन में भरते गए, पहले अंदर भरा, फिर एक और निकाला, वो अपने आप अर्धगोला ही निकलता है, उसको उसके ऊपर जमा दिया, फिर चेरी वेरी लगा दिया, जो भी काम कर दिया, मिला जुला के क्या किया उसने क्या किया, उसने इस बेलनाकार बर्तन में से आइसक्रीम निकाल करके कोन्स में भरना स्टार्ट कर दिया, मतलब सॉफ्टी बेचना स्टार्ट कर दिया। कितनी सॉफ्टी वो बेच पाएगा या कितने इस तरह के कोन बना पाएगा, हमें यही बताना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एकदम प्रैक्टिकल है। कितने बना पाएगा उससे अंदाजा लग जाएगा उसको कि एक कोन का आयतन कितना है और इसका आयतन कितना है, उससे पता चल जाएगा। तो यहां सबसे पहले तो कोन कितनी, त्रिज्या वृज्या ऊंचाई वगैरह ये सब लिख लेते हैं एक बार। तो यहां पर लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर तो व्यास है इसका, 12 सेंटीमीटर व्यास है, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ये हमने 15 सेंटीमीटर ले लिया। आगे क्या बोला है, शंकु जो बना रहे हैं 12 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है, ये 12 सेंटीमीटर इस शंकु की ऊंचाई है, और व्यास 6 सेंटीमीटर है, मतलब 3 सेंटीमीटर ही त्रिज्या आएगी। व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है, व्यास मतलब ये पूरा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ही आएगी। शंकुओं में भरा जाना है जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा, ठीक है। ठीक है, हमें बताना है कितने ऐसे शंकु पॉसिबल हैं। मान लो ऐसे n शंकु बन सकते हैं, तो आप लिखोगे माना n शंकुओं में आइसक्रीम भरी जा सकती है, तो उससे क्या कंक्लूजन निकल के आया, मतलब इस बर्तन का आयतन, इस बेलन का आयतन n आइसक्रीम के शंकुओं के आयतन के बराबर हो सकता है। n आइसक्रीम के शंकुओं के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन बराबर n गुणा आइसक्रीम के शंकुओं का आयतन। n गुणा इसलिए किया क्योंकि एक आइसक्रीम के शंकु का जो भी आयतन आएगा वो n से गुणा करते ही n शंकुओं का कुल आयतन आ जाएगा। वो किससे बनाया है, इसी से भर भर के हमने बनाया है उसको, तो इससे आयतन के बराबर हो जाएगा वो। अब यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि बेलन के आयतन का तो सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, लेकिन
शंकुओं का आयतन का क्या आएगा? शंकुओं का आयतन देखो ध्यान देना पड़ेगा, एक तो बेसिकली शंकु है, उसके ऊपर अर्धगोला भी लगा हुआ है, तो इन दोनों का आयतन टोटल होगा और एक कोण का आयतन मिलेगा उससे अपने को। तो क्या लिखोगे आप? n गुणा आइसक्रीम के शंकु का आयतन, n गुणा आइसक्रीम के शंकु ही लिखो, केवल इसको एक शंकु का लेना है क्योंकि n तो यहां लगा ही दिया अपन ने। तो आइसक्रीम के एक शंकु का आयतन कितना आएगा? वो आएगा शंकु का आयतन प्लस में, शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो जरा जमाएं अपन इसमें, पाई आर स्क्वायर एच। अभी तो मैं एक काम करता हूं, इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर ले लेता हूं। कैपिटल आर बेलन की त्रिज्या हो जाएगी जो कि 12/2 मतलब 6 सेंटीमीटर आएगी। क्यों? क्योंकि 12 सेंटीमीटर इसका व्यास है, व्यास का आधा करना पड़ेगा तभी जाकर के त्रिज्या आएगी, तो 6 सेंटीमीटर आएगी। अब इसको क्योंकि कैपिटल आर बोल रहे हो और इसको मैं स्मॉल आर बोल देता हूं 3 सेंटीमीटर को, इसको स्मॉल एच बोल देता हूं 12 सेंटीमीटर को, और इसको कैपिटल एच बोल देता हूं 15 सेंटीमीटर को। तो हमें क्या करना होगा? हमें यहां पर बेलन के आयतन के लिए दोनों चीजें बड़ी बड़ी लेनी पड़ेंगी, कैपिटल आर ले लो, कैपिटल एच ले लो, ताकि थोड़ा दिखने में शांति से सही सही निकल जाए। उधर क्या सूत्र लगाओ? तो n से तो गुणा होगा ही, शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों की त्रिज्या तो सेम ही है इसलिए स्मॉल आर ही लिया है दोनों जगह तो, और बाकी यहाँ स्मॉल एच आएगा ही। अब आप थोड़ा सा इसको इस तरफ कैलकुलेट कर लो। देखो कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी है लिख देता हूं मैं, पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या क्या कॉमन आ सकता है ध्यान से देखो। एक तो पाई दोनों तरफ है कॉमन आ जाएगा, 3 दोनों तरफ है कॉमन आ जाएगा, और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है, तो दो तो कॉमन आ ही सकते हैं ना, आर स्क्वायर तो यहाँ पर n तो यहाँ बाहर है ही है, और क्या कॉमन आएगा? पाई/3, पाई और नीचे 3 और आर स्क्वायर। पाई दोनों तरफ है, 3 दोनों तरफ है, आर स्क्वायर दोनों के पास है, यहां बचा h, यहां बचा 2 और एक r, बाकी सब कॉमन, तो h + 2r। ठीक है, ये अपना फाइनल एक लाइन आई। अब हम मान रख के आंसर निकाल लेंगे। उससे भी पहले सबसे बेस्ट बात ये है पाई कट गया, सब में तो पाई कट ही रहा है इसलिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जा रही है। मान रख दो, अब हो जाएगा काम अपना आसानी से। हमें निकालना क्या है इसमें? हमें n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए मान रखोगे तो आर स्क्वायर, आर मतलब 6, 6 गुणा 6, कैपिटल एच है हमारा 15, बराबर में n गुणा 3 तो नीचे रहने दो, इधर इधर लिख दिया मैंने, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब ये 3 गुणा 3 गुणा h 12 प्लस में 2r इसका डबल 6। ठीक है, यहां पर 3 से कटा 3, दूसरी बात 3 से कटा 6 दो बार क्या आएगा? ये आएगा 6 गुणा 2 गुणा 15। अभी एक बार ऐसे लिख रहा हूं मैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। 12 और 6 हो जाएगा 18 के बराबर, तो n का मान आ जाएगा 6 गुणा 2 गुणा 15/18, 6 तिया 18, और 3 से ये कट जाएगा, 3 पंजे 15, 5 दुना टोटल वही आइसक्रीम के 10 कोन इससे भरे जा सकता है। ये है इसका आंसर। मतलब छोटा ही डिब्बा है, कोई ज़्यादा बड़ा डिब्बा नहीं है। वो आइसक्रीम के जो बेचने वाले होते हैं उनके पास तो काफ़ी बड़ा डब्बा होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन तो किस तरह से करना है। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन कई सारे हैं। अब आगे 2-3 क्वेश्चन और हैं जिसमें इस तरह की कोई छोटी चीज़ बनानी है, टोटल कितनी ऐसी चीज़ें बनेंगी ये अपने को बताना है उसमें, तो वो हम लोग आगे के क्वेश्चन में करेंगे। देखो छठा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? ये है कहानी। या तो घनाभ से चांदी के सिक्के बना लो, चांदी के सिक्कों से घनाभ बना दो, एक ही बात है। तो आप एक काम करो, चांदी के सिक्के किस तरह के होंगे? इसने बोला है कि 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई, तो देखा जाए तो ये बेलनाकार ही होंगे। वैसे सिक्के बेलनाकार ही होते हैं,
दिखते अपने को एकदम सर्कुलर है, लेकिन बहुत थोड़ी सी हाइट होती है उनकी। इस तरह के बेलनाकार सिक्के हैं चांदी के। उसने दिया भी है ये जो हाइट है ये 2 मिलीमीटर है, इतनी कम हाइट का है। सिक्के ऐसे ही होते हैं। और व्यास दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर, ये व्यास दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे कितने चांदी के सिक्के चाहिए अपने को घनाभ बनाने के लिए? घनाभ कैसा बनाना है मैं यहाँ एक बार बना के दिखाता हूं। घनाभ अभी मैंने बनाया भी था एक और क्वेश्चन में, उसी तरह का मैं वापस बना रहा हूँ। आप सबको बनाना आता होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, एडजस्ट कर लेना। ये लगभग लगभग बना दिया है। ठीक है, घनाभ बना दिया है। घनाभ बड़ा है, चांदी का सिक्का बहुत छोटा सा है, इसको पिघला करके बनाना है अपने को, तो कई सारे चांदी के सिक्के लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे वही अपने को बताना है। और इसकी डायमेंशंस दे रखी है। एल दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर, बी दे रखा है अपने को 10 सेंटीमीटर, और एच दे रखा है अपने को 3.5 सेंटीमीटर। ये तीन चीजें अपने को दे रखी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप सबसे पहले तो लिखोगे कि माना एन चांदी के सिक्कों को पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है। तो उस केस में क्या रहेगा? तो उस केस में एन चांदी के सिक्कों का जो आयतन आएगा, एन चांदी के सिक्कों का करो यहां पर, सिक्कों का आयतन बराबर आएगा घनाभ का आयतन। क्यों? क्योंकि चांदी के सिक्कों को पिघला करके घनाभ बनाया है, दोनों का आयतन बराबर आएगा। एक चांदी के सिक्के का आयतन निकाल लो, उसको एन से गुणा कर दो, तो एन चांदी के सिक्कों का आयतन आ जाएगा आपके पास में। कैसे निकालेंगे? एन गुणा चांदी के सिक्के बेलनाकार हैं, बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन क्या होता है? एल गुणा बी गुणा एच। कितना आएगा? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये तो एल बी एच है ही, लेकिन दोनों का एच अलग अलग है। तो एक काम कर लो, इसको मैं कैपिटल एच दे देता हूं, ये स्मॉल एच रहने दो आप, इसको कैपिटल एच ले लो आप घनाभ वाले को। एक स्मॉल एक कैपिटल, अलग अलग है तो नाम तो देना ही पड़ेगा। H1 H2 दे दो या कैपिटल एच स्मॉल एच दे दो, वो आपकी चॉइस है, वो जैसा भी आप देना चाहो, उसमें कोई कुछ कहेगा नहीं आपको। यहां पर बस आप ध्यान रखो कि आर कितना है? 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये। एच कितना है? 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर से काम नहीं चलेगा, उसको सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा, तो 2 बटे 10 मतलब 0.2 सेंटीमीटर आप लोगे इसको। हाँ तो ये रही, बाकी चीजें हैं ही, लिख दो बस, हो गया काम। तो यहां से एन, इस बार पाई नहीं घटा भाई, बड़ा अफसोस है मुझे भी। ये पाई का मान 22 बटे 7 है। आर स्क्वायर, आर ये रहा 1.75 बटे 2, 1.75 बटे 2 गुणा एच 0.2 बराबर एल 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5। ठीक है, अब यहां से ये निकालना है, बस सब कुछ उधर भेज दो, काम खत्म हो जाएगा आराम से। उधर भेजने से पहले छोटी मोटी कैलकुलेशन अगर अपन कर ले तो बड़ा मजेदार काम हो जाएगा। देखो एक तो 10 पॉइंट हटाया, इधर भी लगा लो, इधर भी लगा लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस 2 से 2 को काटो, खत्म काम। इधर से पॉइंट हटेगा, 2 जीरो और लग जाएगी नीचे, और ये 2 जीरो वैसे जरूरत ही नहीं है, ये हटाया, 1 10 यहाँ से हट गया। मत हटाओ पॉइंट, ऐसा करो थोड़ी देर रुको, बाद में हटाएंगे आराम से शांति से। अभी पहले इधर उधर कर लेते हैं, इतना जितना काटा पीटा हुआ है ना उसको इधर उधर कर लो, और एक छोटा सा काम तो कर ही लो, 2 से 11 बार काट लो। अब कर लो, थोड़ा इधर उधर कर ले, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। क्या बचा? ऊपर बचा n 11, ये ठीक है, तो n 11 ये का मतलब गड़बड़ हो गया, ये और फिर से ये बराबर में कौन बचा? 55 35, 55 और 35, खत्म बात। n निकाल लो भैया, n आ गया 55 गुणा 35 बटे
11 गुणा 1.75 गुणा 1.75, यहां से कुछ और गड़बड़ हो गई, 7 भी तो है, ये 7 उधर जाएगा गुणा में, नीचे जो डिवाइड में 7 था वो हमने उधर नहीं भेजा, तो या तो ऐसा करो कि अभी यहाँ 7 तो रखो, अब 7 को उधर ले जाओ, ये रहा 7, अब आराम से हो जाएगा। 11 पंजे 55, ये सब भी आपस में कटेंगे, देखो कैसे कटेंगे, पॉइंट हटाओ आप, पॉइंट हटाया, ऊपर लगा 100, 7 से ये काटोगे 7 दूना 14, 7 पंजे 35, ठीक है। उसके अलावा फिर से ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर डबल जीरो लगेगी, ये 2 जीरो मैं इधर ही लगा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, उधर जगह नहीं है क्योंकि। फिर से ये 7 से काटो, 7 से 25 बार कटेगा, 7 से 5 बार कटेगा, ठीक है। अब कमाल की बात, ये 5 से काटो तो 5 से ये कटेगा 5 बार, और फिर से इसको 5 से काटो, ये कटेगा 100 बार, ऊपर क्या बचा 100 गुणा 100 बटे 25, 25 चौका 100, 400 चांदी के सिक्के चाहिए। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, आप थोड़ा ध्यान से करोगे तो, कोई विशेष काम नहीं किया, इधर उधर से काटापेटी करिए, पॉइंट्स हटाए हैं, इधर उधर भेजा है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन करिए, मैंने कुछ अलग से नहीं किया। तो आप कैलकुलेशन में ध्यान दो, ज्यादातर कैलकुलेशंस आसान होती हैं। हम क्या करते हैं, जबरदस्ती ऊपर से गुणा करने पड़े हुए हैं, नीचे से गुणा करने में पड़े हुए हैं, फिर भाग देंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन हो रही है, आराम से करो, शांति से करो, और काटापेटी में थोड़ा ध्यान से करना है, साफ सुथरा करना है, वरना गलत हो जाएगा आपका। बहुत लोग गलत करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर गड़बड़ी करते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, छठे के बाद 7वां नंबर पे आते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि भाई 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी, ये बेलन तो हर जगह है दुनिया में, हर जगह बेलन 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 करा हुआ है हर क्वेश्चन में। बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है, एक बाल्टी है रेत से भरी हुई है, उस बाल्टी को उठाया, यूं गिराया, अब गिराओगे तो शंकु बनता जाएगा कि नहीं, नीचे रेत गिरेगी, बाल्टी को उठाया, गिरा रहे हो, गिराओगे तो शंकु का आकार ले लेगी, वो इस तरह से बनेगी रेत, सीधी नहीं गिरेगी कि फ्लैट हो गई, एक ही जगह गिराए जाओगे तो शंकु बन जाएगा अपने आप ही। किसके कारण बना, बेलनाकार बाल्टी के कारण बना, ये बेलनाकार बाल्टी है इधर, उससे बन गया शंकु, ठीक है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आराम से निकल जाएगी जी, कुछ नहीं है इसमें। तो आप यहां लिखोगे कि भाई 32 सेंटीमीटर ऊंची, ये 32 सेंटीमीटर है, और आधार त्रिज्या दे रखी है 18 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या है। बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया है, ये जो शंकु बना है उसकी ऊंचाई भी दे रखी है अपने को 24 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या हमारे को निकालनी है, ये स्मॉल आर है जो अपने को निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। चलो ठीक है, बड़ा सिंपल है, कुछ खास नहीं है। एक और काम करना है, हमें त्रिज्या ऊंचाई स्मॉल एल भी निकालनी है, लेकिन अपने को एच पता चल जाएगा और आर पता चल जाएगा तो स्मॉल एल भी पता चल जाएगा, देख लेंगे जैसा भी सिचुएशन बनेगा। ये एल भी लिख देता हूं मैं, एल भी निकालना है अपने को, ये ऊंचाई अपने को दी हुई है, ठीक है। चलो शुरू करेंगे। आप लिखोगे बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, उससे भी पहले बेलन की त्रिज्या R1 मान लो 18 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई H1 मान लो 32 सेंटीमीटर, नहीं तो RH की लड़ाई रहेगी। यहां पर शंकु की त्रिज्या R2 मान लो, ये R2 कर देते हैं। जो निकालना है ऊंचाई H2 24 सेंटीमीटर, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेलन का आयतन बराबर होगा, बेलन का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन कितना है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन R1 H1, और शंकु का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन R2 H2। बस कैलकुलेशन बहुत सिंपल, क्यों, क्योंकि पाई कट गया भाई, सबसे मेन समस्या थी जो, और बाकी मान रख दो आ जाएगा आंसर। मान रखोगे तो R1 स्क्वायर 18 गुणा 18, H1 32,
R2 स्क्वायर ऐसे कैसे, H2 24, 3 अंटा 24, 8 आ गया यहाँ पर, कितना बनेगा 18 गुणा 32/8 बराबर R2 स्क्वायर, ये 8 डिवाइड में दे दिया मैंने, 8 चौक 32, तो ये बन रहा है अपने पास, देखो 18 गुणा 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2, और वो बराबर में कितना है R2 स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लगेगा, बिना कैलकुलेशन के निकाल रहा हूं, देखो अंडर रूट 9th क्लास में सीखा था आपने कि अंडर रूट के अंदर दो चीजें हैं तो अंडर रूट से बाहर आकर के एक ही रह जाएगी, अंडर रूट के अंदर दो चीजें हैं सेम तो अंडर रूट से बाहर आकर के एक ही रह जाएगी, और ये काम खत्म हो गया। स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर तो हटाओ यहाँ से, अंडर रूट लगा दिया तो काम खत्म, कोई कैलकुलेशन नहीं करी, जबरदस्ती इसको गुणा नहीं किया मैंने, फिर अंडर रूट नहीं निकाला, डायरेक्ट निकल गया, 18 गुना 36 आ गया। इतनी आसान कैलकुलेशन होती है। तो R2 कितना आ गया 36 सेंटीमीटर, मतलब जो शंकु बनेगा उसकी त्रिज्या आएगी 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। ये तो काफी ज्यादा आसान था पिछले वाले के मुकाबले। तो नेक्स्ट अब आगे के जो दो क्वेश्चंस हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब स्टार लगा लो आंख बंद करके, 20-25 स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। 8वां और 7वां दोनों क्वेश्चंस, ये कौन सा था, सॉरी 8वां और 9वां दोनों क्वेश्चंस जबरदस्त क्वेश्चंस है। शुरू करते हैं। देखो अब ये 8वां क्वेश्चन पूरी प्रश्नावली का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। देखो होता क्या है कि नहर बनाई जाती है, किस लिए बनाई जाती है, खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए। बहुत लंबी लंबी नहरें होती है, किलोमीटरों लंबी होती है, पता नहीं कितने सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें होती हैं, ताकि गांव तक बहुत दूरी तक पानी पहुंचाया जा सके, और वहां से फिर पानी लेते हैं खेतों में सिंचाई के लिए। तो अब नहर होती किस तरह की है, नहर इस तरह की होती है, जैसे शायद आपने देखो हो नहीं देखो, मैं एक बार इसको फोल्ड करके बता देता हूँ। ये मान लो दीवार हो गई नहर की, ये भी दीवार हो गई मान लो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया मैंने, हालांकि इस तरह की होती है नहर। मतलब ये अंदर यूं है, यूं पानी बहता रहता है, उन्हें सड़क के किनारे बना देते हैं कुछ जगहों पर, जैसे मैं जहां रह रहा हूँ पुष्कर के आसपास, यहाँ पर सड़क के किनारे बनाई हुई है, यूं नहर में पानी बहता रहेगा, और ये बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। तो देखा जाए तो किस तरह की शेप हुई उसकी, मान लो यहां से लेकर के यहां तक लंबाई है इसकी ओवरऑल, मान लो तो किस तरह की शेप हुई, घनाभ हुआ ना, घनाभ हुआ, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई बोल दो या गहराई बोल दो, वो है LBH तीनों है, इसका मतलब ये घनाभ है। अब घनाभ वाली शेप वाली नहर है, घनाभ जैसी होती है, तो उस नहर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बह रहा है। आधे घंटे तक कहीं पर पानी निकाला है उसमें से, मतलब 5 किलोमीटर भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 10 किलोमीटर लंबी नहर बढ़ जाएगी फुल पानी से। तो आधे घंटे में, 30 मिनट की बात चल रही है, आधे घंटे में 5 किलोमीटर लंबी नहर भरेगी पानी से। तो इतनी लंबी पानी की नहर एक खेत में डाल दी पूरी की पूरी पानी में, बड़ा सा खेत है जिसमें 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी होना जरूरी है सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए यूज ले रहे हैं नहर को। तो वो आधे घंटे जो नहर से पानी मिला, उस नहर के पानी से कितना क्षेत्रफल कवर हो जाएगा खेत का सिंचाई के लिए, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक खेत में पानी भरा होना चाहिए, तब जाकर ये सिंचाई होती है, ये माना जाता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 8 सेंटीमीटर मान लो ये खेत है, ये सीधा ही खेत मान लेते हैं इसको भी, ये खेत है, इसमें 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी भरा होना चाहिए, तो ये भी घनाभ के आकार का हो गया ना, ध्यान से समझो इसको। ये खेत है, खेत में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा होना चाहिए। 8 सेंटीमीटर बहुत छोटा ही होता है वैसे, 8 सेंटीमीटर तो नहीं, छोटा नहीं है, इतना है लगभग, इतना पानी भरा होना चाहिए, तब जाकर के जमीन के अंदर जाएगा, आराम से रिसेगा पानी, जड़ों तक पहुंचेगा, रुका रहेगा। तो हमें कितना क्षेत्रफल कवर कर सकते हैं उस 5 किलोमीटर लंबी नहर के बलबूते पर, क्योंकि 30 मिनट में 5 किलोमीटर, 1 घंटे में भाई 10 किलोमीटर जा रही है, तो 30 मिनट में
5 किलोमीटर लंबी नहर बन जाएगी, तो उसके पानी को यूज लिया है खेत में, कितने क्षेत्रफल में कवर कर रहे हैं ये हमें बताना है। क्वेश्चन ये है ओवरऑल। तो नहर का पानी सिंचाई में इस्तेमाल करना है। नहर की क्या क्या डायमेंशंस हैं, वो घनाभ है नहर। तो अब ऑब्वियसली नहर की लंबाई तो हजारों किलोमीटर चल रही है मान लो, अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को 30 मिनट तक कितना पानी मिल रहा है ये कैसे मेजर करोगे, क्योंकि उसने बोला है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी चल रहा है। तो मतलब पानी खुला छोड़ा, 1 घंटे में 10 किलोमीटर लंबी नहर फुल भर जाएगी पानी से एक तरीके से। लेकिन हमने सिर्फ आधे घंटे की बात बोली है, 30 मिनट की बात बोली है। तो 30 मिनट में सिर्फ 5 किलोमीटर लंबी नहर बनेगी, मतलब 5000 मीटर लंबाई हो जाएगी नहर के पानी की। चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये एल मान लो आप, चौड़ाई मतलब बी दे रखा है अपने को 6 मीटर, और एच ऊंचाई दे रखा है 1.5 मीटर। ऊंचाई बोल दो या गहराई बोल दो, एक ही बात है। ये एलबीएच काउंट होगा किसमें, सिंचाई के लिए। इस घनाभ से इधर कोई खेत है, इस खेत का ये क्षेत्रफल है, मतलब खेत की कुछ ऊंचाई है हल्की फुल्की, और क्षेत्रफल एल गुणा बी होगा इसका, क्षेत्रफल तो यही होता है, और ऊंचाई जो भी है इसकी एच मान लो, एल 2 मान लेते हैं, 2b2h2। ऊंचाई इसकी दे रखी है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक सिंचाई होनी जरूरी है, मतलब 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी भरा होना चाहिए, तब जाकर के नीचे बैठेगा पानी आराम से शांति से। तो 8 सेंटीमीटर का मतलब 8/100 मीटर, मतलब 0.08 मीटर, इतनी तो इसकी ऊंचाई हुई। L2B2 हम देखेंगे अभी, इसको L1 B1 H1 मान लो। तो अब क्या होगा, इस नहर से जितना पानी प्राप्त हुआ बराबर सिंचाई के लिए खेत में डाला गया पानी। 30 मिनट में नहर से प्राप्त हुआ पानी बराबर खेत का आयतन कह दो आप सीधा, खेत में डाला गया पानी, ये खेत का आयतन, ठीक है। 30 मिनट में नहर से कितना पानी प्राप्त होगा, L1 गुणा B1 गुणा H1, घनाभ का आयतन बराबर, ध्यान से इधर भी देखना है भाई, खेत भी घनाभ ही है, खेत हालांकि घनाभ नहीं है, वर्ग मान लो या आयत मान लो, आयताकार है खेत एक तरीके से, लेकिन उसमें ऊंचाई तक पानी भरा दिया तो इसका मतलब वो घनाभ बन गया, क्योंकि कुछ ऊंचाई भी आ गई। लंबाई और चौड़ाई के साथ अगर ऊंचाई आ जाए तो वो आयतन ही रहता, फिर घनाभ बन जाता है। तो अब ये घनाभ बन गया, तो इसमें भी L2 गुणा B2 गुणा H2। ध्यान से समझे एक और चीज, हमें खेत का क्षेत्रफल पूछा है, इसने क्षेत्रफल क्वेश्चन में पूछा है, मतलब L2 गुणा B2, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है L2, चौड़ाई कितनी है B2, ये पूछा है। तो हम इसको एरिया ए बोल दें क्या, क्षेत्रफल बोल दें। क्षेत्रफल को मैं कैपिटल ए से लिखूं, ए मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल, ये कैपिटल ए बोल देता हूं, ये निकालना है अपने को। L1 दे रखा है 5000, B1 दे रखा है 6, H1 दे रखा है 1.5 बराबर, ये ए लिख लेता हूं मैं, एरिया जो निकालना है, H2 0.08, बस अब निकल गया। ए कितना आ जाएगा ध्यान से देखो, इसको बस डिवाइड में लेना है इधर, तो 5000 गुणा 6 गुणा 1.5 बटे में 0.08, ठीक है। ये हटाया, गुणा लगाया, 2 जीरो लग गई, ये 0.1 हटा और 1 जीरो यहां लग गई, ये जीरो से हमने ये जीरो हटा भी ली, ठीक है। क्या बचेगा, ये कैलकुलेट करोगे अगर आप पूरा तो ये बनेगा 56,25,00 इतना मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है ना, स्क्वायर में चलाना पड़ेगा, इतना क्षेत्रफल में सिंचाई की जा सकती है अगर आधे घंटे तक नहर चल रही है तो। ये सिचुएशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। लास्ट के दोनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं दोनों के दोनों। 9th है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद
टंकी पूरी भर जाएगी। वापस से नहर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखो क्या सिचुएशन है, खेत में एक टंकी है, बेलनाकार है, तो मैं यहाँ एक बेलनाकार टंकी बनाता हूँ। पहले तो ये इस तरह की कुछ टंकी है बेलनाकार। क्या डायमेंशंस दे रखी है इसकी, 10 मीटर तो व्यास है इसका, ये 10 मीटर ले लेता है, और गहराई है 2 मीटर। गहराई कम है, चौड़ाई ज्यादा है, बल्कि मैंने उल्टा बना दिया हालांकि बनाने में। आगे इसने बोला है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। मतलब एक पाइप है, नहर, यहां से नहर जा रही है, यहां नहर से एक पाइप से जोड़ दिया, वो पाइप भी बेलनाकार ही है, उसका आंतरिक व्यास दे रखा है अपने को कितना, 20 सेंटीमीटर। मैं यहां लिख देता हूं कि ये जो व्यास है ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से पानी यहां गिर रहा है, बस। अब ये पूरी कितनी देर में भर जाएगी ये अपने को बताना है, जबकि पानी की जो स्पीड है वो दी हुई है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मतलब यहां जो पानी आ रहा है ना, ये जो पानी आ रहा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, जो इसमें जाकर के भर रहा है। अपने को बताना है कितनी देर में ये टंकी पूरी भर जाएगी, टाइम बताना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए मतलब समय का सूत्र क्या होता है, समय होता है दूरी बटा चाल। दूरी हमें निकालनी है, चाल हमारे पास है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की। दूरी मतलब ये दूरी निकालनी है कि ये दूरी कितनी होगी इस पाइप की, या कह लो पाइप की लंबाई कितनी होगी, या कह लो कि पाइप में अगर बहुत लंबा पाइप है तो कितना पानी आ सकता है उतनी देर में, जिससे कि ये पूरा भर जाए। आप इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो कि जितना पानी इस पाइप से यहां गिर रहा है वही भरेगा ना इसमें। मतलब पाइप से निकले गए पानी का आयतन बराबर खेत में रखी हुई टंकी का आयतन, यही है हिसाब किताब। यहां से निकले गए पानी का आयतन और इस टंकी में पानी का आयतन बराबर होगा। तो कब ये फुल भर जाएगी, जब इसका आयतन यहां से निकले हुए पानी के आयतन के एकदम फुल बराबर हो जाए, पूरी टंकी का आयतन का। तो इसका मतलब हमें इसका आयतन और इसका आयतन बराबर करना है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या यह है कि ये पाइप तो हमें नहीं पता ना कितना लंबा है, हमें बस इसका पता है कि रेडियस इतनी है, ऊंचाई इतनी है, इसकी लंबाई नहीं पता पाइप की। तो इस पाइप की लंबाई पता कर लेते हैं हम लोग। कैसे पता करेंगे, ध्यान से समझो। जब भी इस तरह का सिचुएशन आए ना जहां पानी बह रहा है, बहते हुए पानी का हिसाब किताब अपने को लेना है, बहते हुए पानी का आयतन कभी भी आपको लेना हो। और ज्यादातर ऐसे ही होगा कि बहता हुआ पानी होगा तो ये बेलनाकार ही होगी पाइप, हमेशा पाइप ज्यादातर केस में 99% केस में बेलनाकार होती है। तो उस बेलनाकार पाइप से पानी बह रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आयतन कैसे लेते हैं। यही सेम 8th वाले क्वेश्चन में भी था, यही सेम 9th वाले क्वेश्चन में भी है। आयतन हमेशा उस तरह से ले लो, मतलब इसकी ऊंचाई हमेशा ये ले लो जो इसके आयतन को सेटिस्फाई कर रही हो। कहने का मतलब मैं एक बार लिखता हूं, लिखने से आपको और क्लैरिटी आएगी। नहर से जुड़े पाइप द्वारा निकले पानी का आयतन, बराबर होगा खेत में रखी बेलनाकार टंकी का आयतन, ये बराबर आएगा। अब नहर से जुड़े पाइप द्वारा निकले पानी का आयतन, ये पाइप भी बेलनाकार है, ये भी बेलनाकार है, दोनों का आयतन पाई आर स्क्वायर एच से ही आने वाला है, ये बात तो तय है। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहां पर R1 और H1 कितना आएगा, इसकी त्रिज्या R1 और इसकी ऊंचाई H1 मान लेते हैं अपन। ऊंचाई को लंबाई या दूरी मान लिया करो, यही है बस रूल। अगर बहता हुआ पानी है तो पाइप की लंबाई कितनी मानेंगे, या भाई ये चीज है, ये बेलन है, बेलन यूं खड़ा है तो इसको ऊंचाई मानते हैं, यूं खड़ा है तो इसको लंबाई बोल देते हैं कभी कभी, इतनी दूरी को। तो आप इसको लंबाई बोलो या दूरी बोलो, समय बराबर दूरी बटे चाल में जो दूरी होती है वो ये लंबाई ही है। तो आप ये मान के चलो कि जो दूरी है ना, ये दूरी, लंबाई पाइप की या ऊंचाई, तीनों एक ही बातें हैं।
ये ही बस रूल है अगर बहते हुए पानी को आपको कैलकुलेट करना है तो। बहता हुआ पानी है, उसका आयतन निकालना है, तो उस केस में उस पाइप की लंबाई या ऊंचाई, कितना पानी बह रहा है या कितनी दूरी तक बह रहा है, उसके बराबर कर दो, अपने आप सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे यहां पर H1 तो नहीं पता अपने को, वो तो हम निकालेंगे अभी। R1 हमारे को पता है 20 सेंटीमीटर है, तो 20/2 कर दोगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तो R1 यहां H1 कर देता हूं मैं, यहां R2 यहां H2 कर देता हूं। R2 कितना आएगा यहां से, R2 है 10/2, 10 मीटर यहां पर व्यास है, तो ये 5 मीटर R2 आ गया। एक काम और करना चाहिए अपने को, 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में काम चलेगा नहीं, इसको बदल दो मीटर में, तो 10/100 मतलब 0.1 मीटर आ गया। ये 0.1 मीटर आ गया, ये 5 मीटर आ गया। इसकी ऊंचाई 2 मीटर दे रखी है, H2 2 मीटर्स दे रखी है। मान रखते हैं, मान रखने से पहले कट गया, क्या बचा, R1 स्क्वायर यहां से 0.1 गुणा 0.1 गुणा H1 निकालना है। H1 मतलब पाइप की कितनी लंबाई है या फिर उस पानी की दूरी कितनी है जिसमें अपन समय कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कितने टाइम में ये इसमें पूरा भर जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल में, चाल अपने को क्लियर है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी कितनी है वो ये है। दूरी बोल दो या पाइप की लंबाई बोल दो, एक ही बात है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर पाइप बहुत लंबा है तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर लंबा पानी भर जाएगा, पानी से एकदम फुल। मतलब 1 घंटे में इतनी मोटाई का 3 किलोमीटर लंबा पानी भी फुल भर जाएगा, ये स्पीड है पानी की। तो अगर 1 घंटे में पानी का आयतन कितना बहा ये कैलकुलेट करना है, तो 3 किलोमीटर लंबा पाइप की दूरी मान लो, या पाइप की लंबाई मान लो, या पाइप की ऊंचाई मान लो, और त्रिज्या यही मान लो, और उससे आयतन निकाल लो, वो बराबर आएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर बहता हुआ पानी है तो दूरी और लंबाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर होते हैं पाइप के, तीनों को सेम मान करके अपने वो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी एकदम सेम कंसेप्ट था, 9th वाले क्वेश्चन में और 8th वाले क्वेश्चन में, दोनों में सेम कंसेप्ट है, दोनों में सेम काम किया है, दूरी ही लंबाई मानी है या ऊंचाई मानी है, उससे ही आगे बढ़े हैं। यहां भी वही काम कर रहे हैं। तो यहां ऊंचाई अगर आ जाएगी मतलब दूरी आ जाएगी, तो समय भी आ जाएगा, क्योंकि चाल हमारे पास पहले से ही रखी हुई है, समय अपने आप आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। R2 स्क्वायर 5, तो ये 5 गुणा 5 गुणा H2 2 मीटर। ठीक है, बहुत आसान कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं। पॉइंट हटाओगे नीचे 10 लग जाएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 लग जाएगा, तो H1/100 बराबर में 25 गुना 50, और H1 आ जाएगा 5000 मीटर। H1 आ जाएगा 5000 मीटर। ठीक है, अब यहां के बाद में H1 निकलने के बाद में आपको दूरी मिल गई है, एक तरीके से दूरी मिल गई है 5000 मीटर, और चाल मिल गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको मीटर में बदल लेना चाहिए क्योंकि ये भी मीटर में है, या फिर इसको किलोमीटर में बदल दो, जो आपको ठीक लगे। इसको किलोमीटर में बदलना ज्यादा आसान है वैसे। कैसे, ये बराबर आएगा 5 किलोमीटर के, 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर, 1000 से डिवाइड दे दो मीटर को, तो किलोमीटर में बदल जाता है, तो ये 5 किलोमीटर आ गया। अब दूरी आपके पास है, चाल आपके पास है, आपको समय निकालना है, तो समय का सूत्र क्या होता है, नीचे लिख देता हूं। समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी, 5 किलोमीटर, चाल कितनी, 3 किलोमीटर। ये समय घंटे में आएगा क्योंकि यहां आवर्स में दे रखा है, घंटे में दे रखा है सब कुछ। ये इतने घंटे, 5/3 घंटे में ये पूरी भर जाएगी। अब ये घंटे की कैलकुलेशन तो पॉइंट्स में चल रही है, तो एक काम करो मिनट में बदल दो, आसान रहेगा। तो एक काम करते हैं, 1 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा किया जाता है, तो 60 से गुणा कर देंगे, कितना बनेगा 20, और 20 पंजे 100 मिनट। 100 मिनट में ये टंकी पूरी भर जाएगी। 5/3 घंटे का मतलब 100 मिनट होता है, तो ये दिखने में ज्यादा सुंदर दिख रहा है मिनट में, तो मिनट में रहने दो इसको, और यहां तक भी छोड़ोगे तो कुछ गलत नहीं है उसमें, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम ये समझ पाए कि दूरी लंबाई ऊंचाई तीनों को एक ही तरह से लेना है, क्योंकि आयतन इस पाइप की लंबाई पे डिपेंड कर रहा है, और वो लंबाई
कितने समय में कितना पानी बह रहा है उस पर डिपेंड कर रही है। तो इस तरह से मतलब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 8वें और 9वें क्वेश्चन को थोड़ा सा विशेष ध्यान देना आप लोग, डबल 2-3 बार प्रैक्टिस करना उसकी, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं उन क्वेश्चंस में, ये अपने को नहीं करना है। तो ये 2-3 क्वेश्चंस के मैंने स्टार लगवाए हैं, आपको इंपॉर्टेंट लगवाए हैं। उन 2-3 क्वेश्चंस की बहुत बार प्रैक्टिस करनी है आपको एग्जाम से पहले, ठीक है। तो 13.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। लास्ट प्रश्नावली बची है 13.4, जिसमें शंकु के छिन्नक का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।